chapter which we are going to start is chapter number 2, that is Principles of Management. ओके, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का बेसिक काम है कि सर्टेन steps to take certain steps to accomplish the organizational goals. अब उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें सर्टेन रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। तो कोई रूल्स तो फिक्स्ड नहीं है कि ये रूल फॉलो करोगे तो ये काम हो जाएगा, ये रूल एक्स रूल वो फॉलो करोगे तो वाई जॉब कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट में, क्योंकि ये बिहेवियरल इन नेचर है। मैनेजमेंट क्या है? बिहेवियरल इन नेचर है। फाइन। और बिहेवियरल के कारण वी हैव टू get the work, we have to manage people, manage individuals. Okay, individuals to get the task accomplished. Okay, अब उनके बिहेवियर को मैनेज करना पड़ता है, जिससे हम अपनी कोई भी जो जॉब्स हैं, जो भी हमारे पास एक्टिविटीज हैं, उसको हम अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से दैट मैनेजमेंट इज बिहेवियरल इन नेचर। अब इस बिहेवियरल एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए हमने सर्टेन गाइडलाइंस बनाई हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्या हैं? सर्टेन गाइडलाइंस। ओके, नॉट द रूल्स, दीज आर द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होती हैं? द जनरल स्टेटमेंट्स, ओके, which helps us, which helps the management to guide people, to guide individuals or employees to accomplish certain targets, certain goals, so far being fixed by the organization. ओके, तो हम बिहेवियर को किससे मैनेज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन गाइडलाइंस। ओके, तो उन गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। हमारे पास कोई फिक्स्ड रूल रेगुलेशन नहीं है जिनसे हम कोई काम करवा लेते हैं। हमारे पास सर्टेन गाइडलाइंस हैं, वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हम जिससे मैनेजमेंट गाइड करती है इंडिविजुअल्स को टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स which the organization has fixed for itself. ओके, तो ये आपके पास है। अब यहाँ हमारे पास दो एस्पेक्ट्स उन्होंने कह दिए, एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और दूसरा है प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। सबसे पहली बात है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ओके, और दूसरा है प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। इनमें क्या फर्क है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, पहली बात क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं। दे वेरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि हमने इंडिविजुअल्स को मैनेज करना है टू गेट द टास्क अकम्प्लिश फ्रॉम देम, सो वी चेंज आवर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, मगर यहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? रिजिड इन नेचर हैं।
ठीक है जी, ये क्या है, रिजिड है नेचर में। दूसरा क्या है आपके पास, दे आर क्रिएटिव, दीज आर क्रिएटिव। आप इनको मॉडिफाई करते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, दीज आर क्रिएटिव एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप इनकी जो यूजेबिलिटी है उसको वेरी चेंज करते रहते हो, कि कैसे ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करते रहते हो। बट दीज आर अप्लाइड इन स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर। ओके, these are applicable in static। अब ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं है, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसको आप अपनी क्रिएटिविटी से नहीं बदल सकते हो। जो उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको क्या मेडिसिन देनी चाहिए, किससे उसकी बॉडी की मैनेजमेंट हैंडल होगी, तो वो स्टैटिक है, एब्सोल्यूट है, एंड एब्सोल्यूट। ओके, यू कांट चेंज देम एज पर योर whims एंड विशेस। आप किसी की बायोकेमिस्ट्री, आप किसी के स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल एस्पेक्ट्स के, किसी को वैक्सीन देनी है और उसको पेनिसिलिन सूट नहीं करती है, तो क्या उसको देनी है नहीं देनी है, ये आप अपनी क्रिएटिविटी पे नहीं छोड़ोगे, ये साइंस के ऊपर है, फिक्स्ड है कि अगर किसी को कोई मेडिसिन रिएक्ट कर रही है तो उसको वो दूसरी चीज नहीं दी जाएगी, ऐसी वैक्सीन नहीं दी जाएगी जो उसको रिएक्ट करे। ओके, सॉरी। ओके, so this is, and the another aspect is these principles keeps on evolving with time। ठीक है जी, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे। ओके, दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद एनवायरनमेंट, डू नॉट चेंज विद एनवायरनमेंट। ठीक है जी, जो केमिकल कंपोजिशन है किसी चीज का वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो कि जी एनवायरनमेंट चेंज हो गया अब यहाँ पे H2O का फार्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं, या HCl का फार्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जैसा मर्जी इन्वायरमेंट हो उसका फॉर्मूला वैसे का वैसे ही रहेगा। वेयर एज जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो विद द changes in environment, with the changes in circumstances, they start evolving themselves, they start developing themselves, and that is what the difference between management principles and science principles is there. Another important thing which they are talking about is management principles and management techniques। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या फर्क है, यहाँ पे हम एस्पेक्ट लिखते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब मैनेजमेंट टेक्निक्स बेसिकली क्या है, ये तो आपको गाइडलाइंस हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दीज आर द गाइडलाइंस। ओके, ये क्या है, गाइडलाइंस। ये क्या है आपके पास, प्रोसीजर्स। ओके, देन दे प्रोवाइड यू सीरीज ऑफ स्टेप्स और series of steps to accomplish, to complete any task। ओके, तो ये तो गाइडलाइंस हैं आपके पास, इसमें कोई आपको स्टेप वाइज सिस्टम नहीं बताया जाता प्रिंसिपल्स में।
जबकि यहाँ पे प्रोसीजर्स और सीरीज ऑफ स्टेप्स आपके डिफाइन किए जाते हैं, व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड कितने स्टेप्स में क्या चीज कंप्लीट होगी, सो वो सारा एक्सप्लेन किया जाता है। ये है मैनेजमेंट टेक्निक और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में फर्क। वो गाइडलाइंस है, ये टेक्निक्स हैं। ओके, यहाँ क्या है कि आपके पास क्या कहते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करते हैं यहाँ पे हम, ओके, और टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं एज पर द गाइडलाइंस, वेयर एज दीज टेक्निक्स स्पेसिफिकली डिफाइन द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो फॉर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर टास्क। ये जो है ये फ्लेक्सिबल हैं इन नेचर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जबकि जो टेक्निक्स हैं स्लाइटली रिजिड हैं, स्लाइटली रिजिड हैं, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, बट फिर भी ये रिजिड हैं, दे आर नॉट सो फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू गाइडलाइंस। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, तो मैनेजमेंट टेक्निक्स में और क्या कहते गाइडलाइंस में कहाँ फर्क है कि ये थोड़े से रिजिड है कंपैरेटिवली, दीज आर फ्लेक्सिबल। ओके, this involves procedures and steps, whereas there is no defined procedures and steps in case of principles. Okay, ये हमारे पास मेजर डिफरेंस है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की टेक्निक्स में। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू, ये क्लियर है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ जी। Now next is, now next aspect is how we derive principles of management, derivation of principles of मैनेजमेंट कैसे डिराइव किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो है ऑब्जर्वेशन, और दूसरा एस्पेक्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें हेल्प करता है टू इवॉल्व एनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आप कहोगे कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से कैसे हैं? ओके, नाउ लेट्स सी, व्हेन वी से things are working in a planned way, planned way means discipline. ओके, ये हम दूसरा हम कहते हैं कि the things in this organization are being done in a haphazard manner, मतलब जल्दबाजी में, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो आप क्या कहोगे? इनडिसिप्लिन। तो आपको कैसे पता लगा कि डिसिप्लिन है और दूसरा कैसे पता लगा इनडिसिप्लिन है? आपने ऑब्जर्व किया बिहेवियर को, काम करने के तरीके को, आप बार बार उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक कंक्लूजन पे आ रहे हो कि द थिंग्स आर बीइंग डन इन ए properly planned defined manner and
If the things are not happening in a properly defined manner, that means it is happening in a very haphazard manner, तो यहाँ पे indiscipline है. ओके जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री में इस समय मेडिसिन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुई पड़ी है. अर्बन एरियाज में तो फिर पैरासिटामोल या कोई मेडिसिन मिल रही हैं, ऑक्सीजन कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती. आप यूपी जैसे बड़े स्टेट्स में जाओ, जो रूरल एरिया है, यूपी क्यों जाना, हरियाणा में ही देख लेते हैं, हिसार में ही देख लेते हैं. हिसार के आदमपुर में चले जाओ, देयर इज ए सिविल हॉस्पिटल, 60 बेड्स का हॉस्पिटल है. ना वहाँ आईसीयू है, ये कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं. ना वहाँ पे वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर्स है. एंड पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी. सिंस पीपल हैव टू रश फ्रॉम आदमपुर टू हिसार, और हिसार में ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी हैं कैपेसिटीज, डॉक्टर्स ओवरलोडेड हो चुके हैं. ओके अब कह रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को बुला लो, जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई उनको भी बुला लो ट्रीटमेंट देने के लिए. सोचो कि क्या कंडीशन होने वाली है, जिनको खुद को ही पूरा नहीं पता है मेडिकल प्रोसीजर्स का, जिसको आईसीयू का पता नहीं है, वेंटिलेटर का पता नहीं है. ओके उसको कह दिया जाएगा कि चीजों को संभाल. तो ये क्या शो हो रहा है, ये आपकी लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ विजन. व्हेन यू हैड द एक्सपीरियंस के फॉरेन कंट्रीज में सेकेंड वेव आ रही थी, बहुत वहां पे उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वी वर सिटिंग आइडली एंड थिंकिंग कि हमारे कंट्री में तो कुछ नहीं होना, यहाँ तो खत्म हो गया सब कुछ, हम अब आराम से घूम सकते हैं बिना मास्क के, बिना किसके. The casual behavior showed that we were highly indisciplined and we have been hit hard by the wave or tsunami, and that is the observation. Okay. कि ये इससे आप ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप बड़े कैजुअल बिहेवियर से काम कर रहे हो, वो दिखता है कि इनका पता ही नहीं है कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, तो ये इनडिसिप्लिन है. और अगर यही सारा काम आपको एक बड़े स्ट्रीमलाइन सिस्टमेटिक वे में कर दिख चलते हुए होते हुए दिखता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां हम कहते हैं डिसिप्लिन है. तो ये जो रूल है, ये जो गाइडलाइन है, ये किससे डेवलप हुई है, हमारी ऑब्जर्वेशन से. दूसरा एस्पेक्ट वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन. हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एक ही एस्पेक्ट को. फॉर एग्जांपल हम डिसिप्लिन पे ही बात करते हैं. वी अप्लाई डिसिप्लिन in a factory. Okay, producing oxygen. Okay, comma, the production is improved and supplies are done in a systematic way. ठीक है. We leave an organization producing oxygen with their own decision to supply it for
medical purpose, okay, comma, they may or may not supply the required quantity, and it will create chaos as we are in medical emergency. अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, मैंने आपके सामने रख दी कि ऑक्सीजन से ही एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि अगर हमने डिसिप्लिन नहीं किया, जैसे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कहा फैक्ट्रीज को कि आप ऑक्सीजन जो आपके पास, हमारे देश में आज की डेट में 8500 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और विद इन सॉरी, गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, that within 3 to 4 days they can improve that production to the levels of 22,500 metric tons. तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं प्रोड्यूस करवा रहे हो, क्यों नहीं ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहे हो? 1600 क्रायोजेनिक आपके पास क्या है, टैंकर्स हैं जिससे आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो। अगर 1600 क्रायोजेनिक सिलेंडर्स हैं आपके पास पूरे कंट्री में, और 8,500 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मतलब हर टैंकर में कितनी जा सकती है? 500 मीट्रिक टन। ओके, इतनी तो जा ही सकती है। और मान लीजिए कि 500 मीट्रिक टन का नहीं है, 250-300 मीट्रिक टन का एक क्रायोजेनिक सिलेंडर है, तो आप फिर भी पूरे कंट्री को 8500 मीट्रिक टन की डिमांड भी नहीं है, 6500 मीट्रिक टन की डिमांड है, तो आप उनको सप्लाई तो कर सकते हो चीजें, मगर आपके पास क्या है, आपने उनको उनके फैसले लेने के लिए छोड़ा हुआ है कंपनीज को। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनडिसिप्लिन हुआ पड़ा है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इस चीज को। नहीं, आप देखो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसे डिसिप्लिन किया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि चीजें जब तक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ पे छोड़ी हुई थी, तो वो अपने हिसाब से किसी से भी ऑक्सीजन मंगवाते थे, किसी की कभी सप्लाई हो रही थी, कभी किसी की सप्लाई हो रही थी। बट जैसे ही मेडिकल इमरजेंसी आई, दे हैव टेकन ऑल थिंग्स इन देयर हैंड्स एंड दे हैव मेड एन मेडिकल ऐप फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। तो उसमें पूरा का पूरा डाटा आ रहा है, अब सारे हॉस्पिटल्स डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं डाटा, कितना ऑक्सीजन उनके पास है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और कितना कब तक खत्म हो जाएगी, एंड बाय व्हाट टाइम दे नीड टू बी सप्लाइड न्यू लॉट ऑफ ऑक्सीजन। So that is streamlining, and it is creating now less problems for the government of Delhi, though they are having the problem in availability of oxygen. But उन्होंने experiment किया the pilot project within 2-3 days में, कि अगर एक ऐप लगा के हम देखें कि कितनी ज्यादा अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये चीजें स्ट्रीमलाइन की जा सकती हैं। मतलब हर किसी के हाथ में उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है कि कोई भी हॉस्पिटल कहीं से भी कभी भी मंगवाएगा, नहीं। अब वो सारा का सारा सेंट्रल कमांड में भेज दिया गया है, और सेंट्रल कमांड से आपकी ऑक्सीजन की स्ट्रीमलाइनिंग की जा रही है, जिसकी जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अपने रिजर्व से निकाल के वहां तक पहुंचा रही है। इवन दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एट होम आइसोलेशन सेंटर्स, so that people don't need to run to the hospitals, and even they are trying to help in other ways.
तो ये क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि जब हम चीजें लोगों के हाथ में छोड़ देते हैं कि आप अपने आप कर लो, तो आप जब अपने आप कर लो के सिस्टम में चले जाता है तो वहां पे इनडिसिप्लिन आ जाएगा। और जब हम उसे स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसे स्ट्रिक्टली एक सिस्टम के अंदर फॉलो करवाते हैं चीजों को, तो वहां पे डिसिप्लिन्ड वे में काम चलता है और वो चीजें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो वो है डिसिप्लिन का कि अब हमने एक ही एस्पेक्ट को दो चीजों से समझा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि काम अच्छे से चल रहा है या काम अनप्लैंड वे में चल रहा है। तो अगर अनप्लैंड है तो वो इनडिसिप्लिन है, अगर प्लैंड वे में है वो डिसिप्लिन है। आपको ऑब्जर्वेशन से नहीं तसल्ली हो रही, आपने क्या किया, उसे एक्सपेरिमेंट किया। आपने क्या किया, आपने डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी इंडिविजुअल हॉस्पिटल को दे दी कि ठीक है आप अपनी ऑक्सीजन अपने हिसाब से मंगवा लीजिए, आप अपना काम चलाइए। और आपने देखा वहां पे बहुत ज्यादा रक्कस हुआ पड़ा, क्योस हुआ पड़ा है कि कभी ऑक्सीजन आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो बिकॉज ऑफ विच पीपल हैव डाइड। बत्रा हॉस्पिटल में डेथ हुई, जयपुर गोल्डन में डेथ हुई या कहीं और डेथ्स हुई, तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 people have lost their lives in big hospitals without availability of oxygen in last 10 days, जो कि रोकी जा सकती थी अगर उसे हम पहले से देख लेते कि एक सेंट्रल कमांड में ले जाते और वहां से हम सबकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा असेस करते हुए पूरी सप्लाईज को मेंटेन कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि पहले आप अपने हिसाब से चला रहे थे गाड़ी, अब क्या किया, उसको एक सेंट्रल कमांड में ले आए। क्या सेंट्रल कमांड बता रही है किसको किस स्पीड से कहाँ तक जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल हेल्प यू आउट इन सॉर्टिंग आउट दोज प्रॉब्लम्स। तो वो क्या है, उसने पूरे के पूरे सिस्टम को डिसिप्लिन कर दिया गया है और उससे जो सप्लाईज हैं वो रेगुलेट कर दी गई हैं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रेगुलेटिंग सप्लाईज ऑफ पैरासीटामोल, देन रेमडेसिविर, जो भी मेडिसिन चाहिए इस कोविड को मैनेज करने के लिए जितनी भी, वो सारों को सेंट्रल कमांड में लाके उसे चेक कर रहे हैं कि कितनी सप्लाईज अवेलेबल है, कितनी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस किस हॉस्पिटल में कितने कितने इंजेक्शंस हैं, कितने कितने यूज हो चुके हैं, कितनी और सप्लाईज चाहिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता लग रहा है कि चीजों को कैसे आप डिसिप्लिन्ड वे में चला सकते हो। ओके, सो दैट इज हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बाकी प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से डेवलप किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's move on to the features and characteristics of principles of management. Okay, first is its universal applicability. अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने, गाइडलाइंस जो आपने डेवलप की हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई होती है। जहाँ बहुत सारे लोग आपके काम कर रहे हैं, किसी काम को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं, वहाँ ये गाइडलाइंस आपकी यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, एज इट इज रिक्वायर्ड इन ए बिग कंपनी लाइक जोमेटो और स्विगी। ओके,
तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही एप्लीकेबल हैं, ओके, या क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्राइवेट में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सर गवर्नमेंट में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोगों को हम मैनेज कर रहे हैं, जहां मैनेजमेंट है मतलब मैनेजिंग मैन एट वर्क हो रहा है, जहां बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें काम करवाना है, वहां गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, चाहे वो डिसिप्लिन की है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, या फेयर रेमनरेशन है। तो ऐसे 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। तो ये गाइडलाइंस आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, where a group of people are helping you in accomplishing various tasks, it is very important to use these principles or these guidelines to get the task done in a proper manner, and that is what the guidelines or universal applicability of principles of management is. Okay, अब आ जाते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे। हमारे पास सेकंड है जर्नल गाइडलाइंस। सेकंड फीचर इसका क्या है? दीज आर जर्नल गाइडलाइंस। ये कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि आपको ये काम इस तरीके से ही करना पड़ेगा। हमें डिसिप्लिन लाना है। अब वो डिसिप्लिन किस तरीके से लाया जाएगा? रेप्रीमेंड करके भी लाया जा सकता है, या क्या कहते हैं इंसेंटिवाइज दे के मोटिवेट किया जा सकता है, किसी को बोनस दे के, किसी को नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे के, किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे के, या किसी को पनिशमेंट दे के। आप किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को डिसिप्लिन कर सकते हो, किसी भी बंदे को मोटिवेट कर सकते हो टू गेट द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं, इसमें कोई स्पेसिफिकली गिवन इंस्ट्रक्शंस नहीं है that you have to do this task in this particular way, not in a another any other way, कि आपको यही रूट से जाना है, एक्स रूट से जाना है, वाई रूट से नहीं जाना है, ये कोई इसमें फिक्स नहीं है। यहाँ आपके पास 3 डिफरेंट रूट्स हैं, यू हैव टू रीच अप टू द टारगेट इन दैट पर्टिकुलर टाइम, so you are given 3 options, you can choose any of those 3 options, but the task has to be done in a proper way and in an efficient and effective manner, and that is the main task. Whichever route you follow, the route should be legal one and should be a feasible one. Okay, ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, काम टाइम पर हो जाना चाहिए। तो ये सारा क्या है, गाइडलाइंस हैं आपको। अब आप काम को कंप्लीट करके वैसे कैसे कब तक देते हो, कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो there are no specific instructions being given in case of principles of management. So these are general guidelines. Okay. Okay. Next is formed by practice and experimentation. Okay. आप किसी भी गाइडलाइन को एक बार यूज करके उसे प्रिंसिपल नहीं मान लेते हो। आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सरकमस्टांसेस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। आप उस पे एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, एंड आफ्टर यू हैव सीन द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, कि जब भी आपने ये गाइडलाइंस को आपने यूज किया है, प्रैक्टिस की है किसी पर्टिकुलर सरकमस्टांसेस में जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो आपने देखा बार बार उस गाइडलाइंस को जब आपने यूज किया, उसके रिजल्ट्स आपने क्रॉस चेक किए, तो क्रॉस चेक करने के बाद आपने एक ऑब्जर्व किया है द फैक्ट के
रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके, तो उसे हम तब गाइडलाइन को एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिस पे एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि हाँ जी कैसे भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर दोगे, नहीं, आप इसे प्रैक्टिस करोगे बार बार डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, एंड व्हेन द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं बट ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, then you are coming to a conclusion that this principle, this guideline should be used as a principle for the management to get the work done in an organization। ओके, तो ये आपके पास तीसरा फीचर है। चौथा है आपके पास फीचर, these are flexible in nature। ओके, ये फ्लेक्सिबल हैं, दे चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। क्रिएटिविटी है क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ हैंडलिंग कर रहे हो, यू आर यू आर गेटिंग टास्क डन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, ओके, तो आपको काम उसके हिसाब से चीजों को करवाना है। जैसे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रिंसिपल है। अब जब तक तो ऑक्सीजन कि नॉर्मल एक काम चल रहा था, ज्यादा डिमांड नहीं थी, तो सारे हॉस्पिटल्स को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ऑक्सीजन सप्लाईज की परमिशन थी कि ओके आप किसी वेंडर से भी मंगवा सकते हो, ओके, बट जब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और हर चीज लोगों के अपने पर्सपेक्टिव पे नहीं छोड़ा गया, क्योंकि किसी की ज्यादा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो तो ऑक्सीजन अरेंज कर लेगा, मगर जो बहुत छोटा इंस्टीट्यूशन है उसको नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। अब इसको डिसिप्लिन करने के लिए क्या किया आपने? सेंट्रलाइज कर दी सारी की सारी कमांड, ओके, तो आपने एक ही काम को जो पहले डिसेंट्रलाइज्ड था, अब वो डिसेंट्रलाइज्ड से कहाँ चले गए आप? मूव करके सेंट्रलाइज्ड कमांड पे। नाउ सेंट्रलाइज्ड कमांड इज क्रॉस चेकिंग कि किस स्टेट को कितनी ऑक्सीजन चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये आप सोचोगे कि हर स्टेट में एक जैसा क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है? क्योंकि किसी स्टेट में कोई स्टेट्स तो हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कुछ स्टेट्स हैं ऑक्सीजन इंपोर्टिंग स्टेट्स। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ होती है? एक तो स्टील प्लांट्स में, और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। तो जहाँ स्टील प्लांट्स या ये निकल कोबाल्ट के प्लांट्स हैं या क्या कहते हैं आपके पास रिफाइनरीज हैं, वहां तो ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, तो दे नीड लेस फ्रॉम अदर स्टेट्स, बट दोज स्टेट्स विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सच थिंग, दे नीड टू import ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड स्टेट्स। तो वहां पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम से काम चल रहा था, मगर जब देखा कि काम नहीं चलेगा अब, तो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर दिया गया? सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहां से मूव करके कहाँ मूव करके अब सेंट्रलाइज सिस्टम में मूव करके, जैसे हिसार में आ जाओ, हिसार में हर कोई अपने अपने हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाईज को अरेंज कर रहा था, बट अब क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो हर किसी को एक सेंट्रलाइज कमांड में ला दिया गया है, और सेंट्रलाइज कमांड चेक कर रही है किस हॉस्पिटल में कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से इमरजेंसी कॉल आ रही है, और उसको कितने सिलेंडर्स कब तक अवेलेबल करवाने हैं। अदरवाइज जो एक हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ पे 5 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी विद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सिचुएशन दोबारा ना हो, तो आपने क्या किया? उस गाइडलाइन को चेंज कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड गाइडलाइन को चेंज करके आपने क्या कर दिया? सेंट्रलाइज्ड गाइडलाइन कर दिया
कि सेंट्रलाइज सिस्टम से अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब तक इमरजेंसी सिचुएशंस बनी हुई हैं। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल है नेचर में। देन देयर इज, इट इज मेनली बिहेवियरल। ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है आपके, क्योंकि हम डील किन के साथ कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, बिहेवियरल इन नेचर। ओके, मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल in an organization, and they have different types of behavior. Their responses are different for different activities, so we have to define different types of guidelines to manage the behavior of various individuals in the organization such that the tasks are performed in a proper manner. Okay, तो ये behavioral in nature है, तो अब इनका काम, इनके behavior को manage करना बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है हमारे लिए। ओके, एंड इफ वी आर नॉट मैनेजिंग देयर बिहेवियर प्रॉपरली, द टास्क विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो उसमें किसी को आप पनिशमेंट देके बिहेवियर उसका मैनेज करते हो, किसी को आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके मैनेज करते हो। ओके, या किसी को आप प्रमोशंस देके मैनेज करते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्ट्स हैं जिनको आप स्ट्रीमलाइन करते हो in an organization to get the various tasks accomplished or the jobs accomplished. That is what the another important feature of principle of management. अब एक important aspect और है जो यहाँ आप explain कर रहे हैं हम, that is cause and effect relationship. कोई भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बिना कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के बिना नहीं बनता है। मतलब कोई कॉज था, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपने एक गाइडलाइंस को यूज किया और उसका इफेक्ट देखा कि पॉजिटिव इफेक्ट है, मतलब उस गाइडलाइन को यूज करने से आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आए। फॉर एग्जांपल, there are two employees X and Y working on the same position, but X is given higher salaries whereas Y is given less salaries for the same task which they have been given. तो उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ कॉज क्या था कि दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं और दोनों को सैलरीज सेम मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों की एजुकेशनल स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, और दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज सेम होनी चाहिए। तो जॉब में अपॉइंटमेंट भी एक ही टाइम पे हुई है, सीनियरिटी में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ झगड़ा हो रहा था, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को इम्प्लीमेंट किया। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने उनकी सैलरी को ऑलमोस्ट सिमिलर कर दिया। तो यहाँ उनका झगड़ा खत्म हो गया, एंड नाउ दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर एंड thus helping us in getting the required job done in a appropriate manner at appropriate time. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम गाइडलाइंस को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स निकल के आए। क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में आपने एक सीनियर एम्प्लॉय है, ही इज एफिशिएंट एनफ और शी इज एफिशिएंट एनफ एंड दे आर हार्ड वर्किंग आल्सो, बट आपने एक जूनियर एम्प्लॉय को रिक्रूट किया और आपने उस जूनियर एम्प्लॉय की सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर कर दी, सीनियर के अकॉर्डिंग बराबर कर दी। अब यहाँ पे एक बोन ऑफ कंटेंशन आ जाएगा कि मेरे को आज 15 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, मेरी सैलरी आज है इतनी। आपने इस बंदे को जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी नॉलेज भी उतनी नहीं है, इसका वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, आपने मेरे बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी पे लाके खड़ा कर दिया। या तो वो एम्प्लॉय जो सीनियर है वो छोड़ के चला जाएगा। अब आपको सीनियर एम्प्लॉय को अगर रिटेन करना है, क्योंकि सीनियर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन
एक तो लॉयल्टी ज्यादा होती है, दूसरा वो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ज्यादा है। जो जूनियर है उसको बैठे बिठाए आपने इतनी बड़ी सैलरी दे दी टू अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीनियर फैकल्टी, तो क्या होगा? झगड़ा होगा उनके बीच में, या तो सीनियर छोड़ के चले जाएगा या आपस में वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे, और इस लेग पुलिंग में क्या होगा? नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें फेयर रेमनरेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए कि जिसको जितना एक्सपीरियंस, जिसका जितना स्किल और जिसका जितनी कैपेबिलिटीज है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को कोई भी सैलरी देके एम्प्लॉय कर दो। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आप फेयर रेमनरेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो इससे क्या है, जो कॉज है, द बोन ऑफ कंटेंशन, द फाइट बिटवीन द सीनियर एंड द जूनियर, वो खत्म हो जाएगा। सीनियर अपने सेटिस्फेक्शन से काम करेगा क्योंकि ही इज बीइंग गिवन प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड junior is also satisfied that he has been given his salaries as per his requirement, as per what he has quoted। तो इस तरीके से दोनों आप तसल्ली से, शांति से काम करेंगे, and the organization will prosper and grow, and that is what the cause and effect relationship is। तो इस तरीके से हम गाइडलाइंस को इवॉल्व करते हैं। ये नहीं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी गाइडलाइन को इवॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज दैट दीज आर कंटिंजेंट इन नेचर। आपने पिछले साल पढ़ा था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जब जैसी सिचुएशन अराइज करती है तो एक लायबिलिटी अराइज कर जाती है। जब तक सिचुएशन अराइज नहीं करती तब तक कोई लायबिलिटी नहीं है। सेम वे ये क्या है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपके सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसी सिचुएशन एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हुई, वैसी एक गाइडलाइन को इवॉल्व या डेवलप करके आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फेस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हिच हैज अराइजन। ओके, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट इन नेचर कहते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स? डू आस्क। हाँ जी, कोई डाउट्स हैं? मेरी तरफ से आज का लेक्चर ओवर है। हाँ जी, एनी डाउट्स? छवि? नो सर, नहीं है कोई डाउट। No, sir. ओके, चलो फिर लेक्चर ओवर कर रहे हैं। थैंक्स। ओके।